बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 1 को रिवाइज़ करेंगे एएलपी के अकॉर्डिंगली। डिटेल्स एक्सप्लेनेशन सारी आप लोग समझ चुके हैं। जस्ट ये आज हम रिवाइज़ करेंगे लेक्चर 1। फिज़िकल क्वांटिटीज़ से स्टार्ट होता है ये। पहली दो लाइंस में इसकी डेफिनेशन है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। डेफिनेशन यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके बाद आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। A physical quantity possesses at least two characteristics in common. One is numerical magnitude and the other is its unit in which it is measured. For example भी साथ में देनी है। If the length of a student is 104 meter, then 104 is numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement. एक एग्जांपल काफ़ी है। आगे 5 kg शुगर की भी दी हुई है। सिर्फ एक दे दें, ऊपर वाली दे दें या नीचे वाली। तो ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। और उसके बाद नीचे लास्ट में टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ दो लाइनें ये नहीं लिखनी बल्कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखें और उसकी टाइप्स भी लिखें हेडिंग दे के। तो फिर ये कंप्लीट होता है फिज़िकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। नेक्स्ट उसके बाद बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। सेम एज इट इज़, ये पूरा लिखा हुआ है। साइड पे भी लिखी हुई डेफिनेशंस वो लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इसमें से बनते हैं 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अगर सिर्फ यूनिट की डेफिनेशन आ जाए तो वो वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट क्वांटिटी। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। ये यूनिट की डेफिनेशन है 3 लाइन में। और अगर आ जाए वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अ यूनिट, हमें यूनिट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग, यहाँ से लेकर और ये पूरा पैराग्राफ ये बन जाएगा आपका, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्वेश्चन आता है और वो ये पूरा पैराग्राफ उसके अंदर आ जाएगा। मिनी एक्सरसाइज इंक्लूडेड नहीं है लेकिन ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट और डिराइव यूनिट, उनकी डेफिनेशन है ये 2 लाइंस के अंदर। और नीचे उसके बाद आपने कोई सी 3 एग्जांपल्स दे देनी है विद यूनिट्स, क्वांटिटीज़ की भी और यूनिट्स की भी। नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट के अंदर इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल। और बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय बेस यूनिट्स। तो उसका अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से स्टार्ट होगा। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड by multiplying or dividing one or more base units with each other. The unit of area, meter square, and the unit of volume, meter cube, are based on the unit of length, which is meter. Thus, the unit of length is the base unit, while the unit of area and volume are derived units. ये एक एग्जांपल कंप्लीट हो गई यहाँ पे। आगे स्पीड की एग्जांपल है, तो कोई सी दोनों में से एक आप एग्जांपल दे दीजिए। तो डेफिनेशन आ जाए डिराइव यूनिट्स की, तो डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल दे दें टेबल में से कोई सी 3। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, डिराइव यूनिट्स आर डिफाइंड और एग्जांपल के साथ। कोई क्विज़ इन्वॉल्व नहीं है एएलपी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। और डेफिनेशन ये भी लाइन इंक्लूड कर लें। द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल भी देनी है आपने। ये नीचे ये वाली एग्जांपल दे दें, ये दे दें, ये दे दें, इनमें से आपकी मर्ज़ी है, कोई एक एग्जांपल आपने शो करनी है कि कैसे एक ऑर्डिनरी नंबर को प्रीफिक्सेस में कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला टेबल भी, ये दोनों आपने अच्छी तरह से करना है।
नेक्स्ट है डेफिनेशन साइंटिफिक नोटेशन की, बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है डेफिनेशन, और उसके साथ आपने ये एक एग्ज़ाम्पल भी ज़रूर देनी है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी, एग्ज़ाम्पल भी देनी है। टेबल भी याद करना है, ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ जाता है, और नीचे ये क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये जो मून वाला है, द मून इज़ दिस मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। तो ये ऑर्डिनरी नंबर और ये साइंटिफिक नोटेशन दोनों नंबर आपको याद होने चाहिए। और नीचे ये क्वेश्चंस हैं 3। नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कोई से 5 लिख दीजिए। सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इस नंबर को ऑर्डिनरी नंबर में लिखना और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये ऑर्डिनरी नंबर्स हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। माइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट ये लेंथ मेजरिंग में से सिर्फ वर्नी कैलिपर है, स्क्रू गेज नहीं है। मैस मेजरिंग भी नहीं है, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, सिर्फ वर्नी कैलिपर इंक्लूडेड है। वर्नी कैलिपर की डेफिनेशन बैक पे लिखी हुई है समरी के अंदर, वो डेफिनेशन वहाँ से याद करनी है आपने। और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। अ वर्नी कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज, यहाँ से। और ऊपर ये द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 mm, ये एमसीक्यू में आता है, ये आपको याद होना चाहिए। और मैंने एक टेबल लिखवाया था सब क्लासेस में, जिसमें सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट लिखवाया हुआ था नाम के साथ उनके आगे। तो उसमें से आप सिर्फ ज़ाहिर है वर्नी कैलिपर, और आपको ये याद रखना है मीटर रूल का, और वर्नी कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है नीचे मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों वैल्यूज़ याद रखनी है। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। वर्नी कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज, वन इज़ फिक्स जॉ with main scale attached to it. Main scale has centimeter and millimeter marks on it. The other jaw is movable jaw. It has vernier scale having 10 divisions over it such that each of its division is 0.9 mm. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इनको याद रखना है, ये वैल्यूज़ को, नंबर्स को। आगे डेफिनेशन शुरू हो जाती है लीस्ट काउंट की। The difference between one small division on main scale division and one vernier scale division is 0.1 mm. It is called least count of the vernier caliper. Least count of the vernier caliper can also be found as given below. ये फार्मूला है, ये सारा लिखना है यहाँ तक, ये फिर लीस्ट काउंट की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। मिनी एक्सरसाइज इंक्लूडेड नहीं है। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्किंग में सबसे पहले ज़ीरो एरर की डेफिनेशन आपने लिखनी है, जो कि मैंने आपको लिखवाई हुई है। इफ़ ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन देयर इज़ अ ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। ये डेफिनेशन है, ये आपको लिखवाई हुई है, ये बुक में नहीं है। यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इफ़ देयर इज़ एन एरर देन इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर, जबकि कंप्लीट मैंने वो आपको लिखवाई है कि ज़ीरो अगर ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं करता देन देयर इज़ अ ज़ीरो एरर। यहाँ से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन ज़ीरो करेक्शन की। नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी एक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, सच अ करेक्शन इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का नेगेटिव होता है हमेशा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यूज़ में आ सकती है। जो भी वैल्यू आएगी ज़ीरो एरर की उसका नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन होता है। और ये ज़ीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स होती हैं इसकी। और नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने डिटेल इसकी लिखी हुई है। ये क्वेश्चन शॉर्ट बनता है, हाउ टू फाइंड ज़ीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। To find zero error, close the jaws of the vernier caliper gently. If zero line of the vernier scale coincide with the zero of the main scale, then zero error is zero. या ये क्वेश्चन बन सकता है कि when zero error is zero, तो ये उसका आंसर है 3 लाइन के अंदर।
Zero error will exist if zero line of the vernier scale is not coinciding with the zero of the main scale. ये क्वेश्चन शॉर्ट बन सकता है कि व्हेन ज़ीरो एरर एग्जिस्ट्स. उसके बाद उसकी टाइप्स आ गई. ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल एंड विल बी नेगेटिव. और दूसरी डेफिनेशन है इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल. यहाँ से ये दो डेफिनेशंस हैं. ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव और ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव एंड विल बी नेगेटिव. ये नेगेटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन है और ऊपर ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर की. टेकिंग रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल, ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कैसे वर्नियर स्केल पे रीडिंग ली जाती है. तो इसका बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है हाउ टू टेक अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर. तो उसका ये पूरा आंसर आपको लिखना है. डायग्राम्स अच्छी तरह देखनी है कि कब ज़ीरो एरर ज़ीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है. नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का लास्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स. और उसमें ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. डेफिनेशन आगे है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन बाज़ बन सकता है कि ऑन विच फैक्टर्स एक्यूरेसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स. तो ये तीन पॉइंट्स हैं इसके. द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड. आगे एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल के बाद आगे ये लास्ट पैराग्राफ और डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है. द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर all the digits that are known accurately and the one estimated digit. More significant figures means greater precision. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और आगे इसके रूल स्टार्ट हो जाते हैं. नीचे 5 रूल्स हैं, वो आप बेहतर है कि यहाँ से करें. ये 4, मगर यहाँ 4 हैं, 5 नहीं है. ये 4 रूल्स हैं विद एग्जांपल्स हैं. अच्छी बात है, यहाँ से करें. लेकिन जो 5th रूल है वो आपने यहाँ से करना है और कंप्लीट करना है. यहाँ तक आ रहा है ये. तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसकी डेफिनेशन और रूल्स और ऊपर एक्यूरेसी ऑफ द एक्यूरेसी इन मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी. और एक चीज़ और है, एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड रिजल्ट. ये आपने ये भी लाइन अच्छी तरह देखनी है, एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता है बाज़. आगे एग्जांपल है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. एग्जांपल में 3 वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है कि कितने हैं. उसके बाद ये राउंडिंग द नंबर्स, राउंडिंग ऑफ डिटेल से समझाया हुआ कि कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं. 3 ऑप्शंस हैं इसमें, 3 केसेस हैं. इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, तो क्या होगा. तो उसमें हमें जो लास्ट, तीनों केसेस में जो लास्ट डिजिट होगा उसको स्किप करना है. और स्किप करने के बाद जो सेकंड लास्ट डिजिट है चेंज उसमें आना है. अब जैसे फर्स्ट केस के अंदर 1.943 है, लास्ट डिजिट लेस देन 5 है. तो लेस देन 5 होने की वजह से लास्ट डिजिट ने तो स्किप होना ही होना है, लेकिन वो सेकंड लास्ट पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा, कोई भी नहीं, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका. और सेकंड केस में इफ़ लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 जैसे 1.47 है, लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है. अब सेकंड लास्ट डिजिट 4 है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट इसका ये होगा कि वो इंक्रीज़ हो जाएगा एक नंबर. तो 1.4 के बजाय 1.5 आ जाएगा. लास्ट डिजिट ने तो स्किप होना ही होना है, ख़त्म होना ही है. तो 1.4 के बजाय ये 1.5 हो जाएगा. और थर्ड केस, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 5 देन इट इज़ राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर. जो करीब तरीन इवन नंबर होगा उसके करीब जाएगा. और नेक्स्ट इवन नंबर, लास्ट इवन नंबर या प्रीवियस इवन नंबर नहीं, नेक्स्ट इवन नंबर. नियरेस्ट से मुराद यहाँ पर नेक्स्ट इवन नंबर है. जैसे 1.35 है, लास्ट डिजिट चूँकि 5 है
तो इसने स्किप होना है और स्किप होने के बाद सेकंड लास्ट डिजिट वो 3 है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालना है और वो चूँकि ऑड है तो नेक्स्ट 3 के बाद आता है 4 जो कि इवन है, तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा 1.4। यहाँ पर लास्ट 5 है, सेकंड लास्ट ऑलरेडी इवन है तो लिहाजा हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1.45 1.4 ही रहेगा। नेक्स्ट आगे समरी है और उसमें डेफिनेशंस हैं, इसको भी एक दफ़ा देखना है। MCQs हैं, ये सारे करवाए हुए हैं आपको, सब किए हुए निशान लगे हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी निशान लगे हुए हैं, लिखे भी हुए हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। प्रॉब्लम्स में यहाँ भी आपको निशान लगे हुए हैं, सारी सॉल्व की हुई हैं, समझाई भी हुई हैं, ये सारा आपने अच्छी तरह से करना है। तो ये चैप्टर का एंड है, चैप्टर की रिवीजन हो गई। कोई क्वेश्चन अगर हो तो ज़रूर मुझे आपने बताना है, कोई सॉल्व करने वाला हो तो उसको सॉल्व भी कर देंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बाकी दोस्तों तक भी इसको पहुंचाना है। शुक्रिया।